Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम। इसका अनुप्रयोग में पहले मैं करा चुका था आपको। देखो, टॉपिक नंबर 1 हो चुका है आपका घन कोण, विद्युत फ्लक्स हो चुका है, सतत आवेश वितरण हो चुका है, और टॉपिक नंबर 4 गॉस की परिमितता, इससे संबंधित तथ्य है। टॉपिक नंबर 5 कूलॉम के नियम से गाउस की परिमेय की उत्पत्ति हम कल पढ़ चुके हैं। अभी टॉपिक नंबर जो 6 है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, मतलब जो गाउस का नियम हमने पढ़ा है उसके अनुप्रयोग क्या है। कल मैंने आपको बताया था लास्ट में कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यूज में होता है। अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, देखो ये सारे उपयोग है इसके। अनंत रेखा आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नंबर 2 अनंत विस्तार अचालक अपरिमित अनंत विस्तार अचालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत विस्तार की आवेशचालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इसके बाद नंबर 4 गोलीय कोष के कारण। नंबर 5 आवेशित गोले के कारण। नंबर 6 चालक ठोस गोले के कारण। ये सारे यूज है। तो ये सभी जो है, ये 6 पॉइंट जो है, ये सभी के सभी डेरिवेशन है, और इनमें से कोई सी भी एक डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए आ जाती है, प्रूफ करने के लिए आ जाती है, इसका व्यंजक स्थापित करने के लिए आ जाती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गॉस की परिमेय से। ठीक है, तो आज हम केवल एक टॉपिक पढ़ेंगे इसके, अनंत रेखा आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक नंबर 6 गाउस के प्रमेय के उपयोग। कल मैं आपको बता चुका हूँ गाउस के प्रमेय के उपयोग। गाउस प्रमेय का उपयोग विभिन्न आवेश वितरणों के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु किया जाता है। गाउस की प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए निम्न चरणों का उपयोग किया जाता है। ये चरण एक बार और पढ़ लेते हैं, कल भी मैंने पढ़ाए थे, तो फिर इनका यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवेश वितरण के सापेक्ष एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, और बंद पृष्ठ आवेश वितरण के सापेक्ष सम्मिलित अवस्था में होना चाहिए। इस बंद पृष्ठ की गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगर तार है तो उसके चारों ओर बेलन बना लेंगे, अगर एक बिंदु आवेश है उसके चारों ओर गोला बना लेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, विद्युत फ्लक्स के मूल सिद्धांत का उपयोग करके संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स की गणना करते हैं। और स्टेप नंबर 3 में पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश की गणना करके गाउस के प्रमेय का उपयोग करके भी विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। मतलब यहाँ से तो हमने क्या किया, विद्युत फ्लक्स के मूल सिद्धांत का उपयोग करके विद्युत फ्लक्स निकाला, और यहाँ से गाउस की प्रमेय का यूज करते हुए विद्युत फ्लक्स निकालना। और स्टेप नंबर 4 में इन दोनों को बराबर रखते हैं, इन दोनों को, और फिर वहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। देखो किस तरीके से, जैसे कि उपयोग नंबर 1 है, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई के रेखीय आवेश वितरण आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार, रेखीय आवेश वितरण बोल सकते हो, आवेशित तार बोल सकते हो, या अनंत रेखीय आवेश भी बोल सकते हो, ओनली के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लेते हैं हम, जैसा कि इसमें बताया, सबसे पहले मैं आपको थ्योरिकल बता देता हूँ, फिर आपको मैनुअली बताऊंगा। एक अनंत लंबाई के तार को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। ठीक है, इस चित्र में आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये चित्र है, इसे जरा ध्यान से देखोगे आप। ये अंडर लाइन कर दिया मैंने। हाँ तो इसमें क्या आपको नजर आएगा कि ये क्या है, एक तार है, ये एक तार है। ठीक है, एक अनंत लंबाई के तार को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। मतलब हम क्या कर लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व की मात्रा जो है वो लैम्डा मान लेते हैं। ठीक है, उसे रेखीय आवेश घनत्व बोला जाता है, लैम्डा है। हमें आवेशित तार से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम क्या करते हैं, इससे r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम इस बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गॉसीय बेलन की रचना करते हैं। जैसे कि इसमें नीचे लिखा हुआ है, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करें जिसकी आकृति चित्र में बेलनाकार प्रदर्शित की गई है। बेलन का अक्ष समावेशित तार पर है, और बेलन की लंबाई L मान ली है हमने। ठीक है, तथा त्रिज्या स्मॉल r। संपूर्ण पृष्ठ अथवा गॉसियन पृष्ठ S से निर्गत विद्युत फ्लक्स। अब क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया,
अगर मैं बात करूं संपूर्ण बंद पृष्ठ अथवा गॉसियन पृष्ठ एस से निर्गत विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर EDA cos थीटा होता है। ठीक है, ये जो सिंबल बना हुआ है यहाँ पर एस लिखा हुआ और इस पर ये गोला बना हुआ है, इसका मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ की यहाँ पर बात हो रही है। लेकिन यहाँ गॉसियन पृष्ठ एस को 3 पृष्ठों S1 S2 S3 से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। अतः मतलब S1 S2, S1 तो हो गया इसका ऊपर का वृत्तीय भाग, S2 हो गया इसका वक्र पृष्ठ जिसके चारों तरफ है। ठीक है, ये तो ऊपर का भाग हो गया ये वाला, और ये हो गया मतलब S1 तो हो गया ये, और S2 हो जाएगा आपका ये वाला वक्र पृष्ठ जो इसके चारों तरफ है, और S3 हो जाएगा नीचे वाला वृत्तीय भाग। तो हम क्या करते हैं 3 भागों में बटा हुआ मान सकते हैं। अब हमें क्या करना होगा, इन्हीं बिंदु पर अलग अलग विद्युत फ्लक्स निकालना होगा और उन्हें जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो गॉसियन पृष्ठ एस को 3 पृष्ठों S1 S2 S3 मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। तो फाई बराबर हमने क्या करा, S1 EDA cos थीटा, फिर S2 EDA cos थीटा, फिर S3 EDA cos थीटा, यहाँ पर ये कर लिया। अब इसके बाद विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यीय दिशा में होगी। यानी कि अब आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर क्या कहा गया है। देखो इसमें बोला गया है कि ये जो अगर मैं यहाँ पर S1 पृष्ठ मानता हूँ, ये S1 पृष्ठ माना हुआ है, तो इसका एक छोटा सा भाग DA ले लेता हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा भाग DA ले लेता हूँ जिस पर हम कल्पना में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। तब अगर इस तार पर कोई भी आवेश है तो इस DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस DA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो उसके लिए हमें EDA cos थीटा का फॉर्मूला लगाना होता है। तो E की दिशा तो हमेशा इधर को होगी हर कंडीशन में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे, हमने इस पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता मानी गई है वो विद्युत क्षेत्र ऐसे प्रभावित हो रहा है इधर को। ठीक है, यानी कि इस तरह से प्रभावित हो रहा है, इस तरह से, और ये मतलब जिस साइड में लाइन है उस लाइन में क्या है, विद्युत क्षेत्र है प्रत्येक कंडीशन में। अभी मैं इन्हें हटा देता हूँ। हाँ, तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या है, वो हमेशा इस साइड में रहेगी, इसी साइड में। चाहे S1 हम यहाँ पर ले रहे हैं, S2 यहाँ पर ले रहे हैं, S3 यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 मतलब इधर को होगी E, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, इधर को भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक है, लेकिन अब देखो फिर हम क्या करते हैं, जो cos थीटा वहाँ पर थीटा होता है वो पृष्ठ से बना हुआ कोण होता है, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। अगर यहाँ पे कंडीशन देखा जाए, यहाँ पे हम वृत्तीय भाग जो ले रहे हैं उसका पृष्ठ का मुख ऊपर की ओर है, यानी कि उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी, जैसे कि यहाँ पे आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाली दिशा ये दिखाई दे रही होगी, ये ऊपर की ओर होगी। ठीक है, E1 इधर को और DA इधर को होगा, तो इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना होगा, 90 अंश होगा। तो इस कंडीशन में S1 में हमें क्या करना है, थीटा का मान 90 अंश रखना है। अब S2 पे बात करते हैं। देखो S2 पे E जो है, अगर यहाँ पे एक छोटा सा भाग लिया गया है, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया गया है, इससे होकर गुजरने वाली बलरेखा की संख्या या विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वो इस साइड को होगी, क्योंकि E की दिशा तो इसी साइड है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र तो एक ही साइड रहेगा पूरी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो और DA की दिशा क्या होगी, अब DA क्या है, यहाँ पर DA जो है इसके वक्र पृष्ठ का चारों तरफ का भाग है, मतलब वक्र पृष्ठ है यहाँ पर DA, तो वो क्या होगा, उसकी दिशा भी बाहर की ओर होगी अगर देखा जाए तो ऊपर की ओर, यानी कि इसकी दिशा भी इसी के समांतर होगी बिल्कुल। अर्थात इन दोनों के बीच का कोण जो हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। S2 पे क्या हमें कोण कितना लेना है, 0 लेना है। अब बात करते हैं नीचे वृत्तीय क्षेत्र है, उसी तरीके से E की दिशा इधर को है और पृष्ठ की दिशा जो है वो नीचे की ओर है, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, बीच का कोण 90 डिग्री है। तो S3 पे भी कितना कोण होगा, 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पर भी 90 डिग्री कोण होगा। तो हमें S1 में तो 90 डिग्री रखना है और S2 में 0 रखना है थीटा का मान, और S3 में 90 रखना है। चलिए फिर इसे सोल्व करते हैं आगे इसी तरीके से। अब देखो फाई बराबर हमने क्या ले लिया था, EDA cos थीटा, EDA
यहाँ पर भी और S3 पर भी डी कोस थीटा। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेलनाकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर त्रिज्यीय दिशा में होगी। इस लाइन को आप लिखो नहीं भी लिखो तो भी कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट थीटा का मान यहाँ से यहाँ 90 रख रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे चित्र के अनुसार, चित्र से थीटा बराबर किसके हो जाएगा 90 अंश के यहाँ पर, और S2 में थीटा बराबर हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश, ठीक है। तो ये सारे मान अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो कोस 90 का मान कितना होता है 0, ये भी 0 कंप्लीट, कोस 90 का मान 0, ये भी 0, यानी कि ऊपर नीचे को विद्युत क्षेत्र बल रेखाएं जो है वहाँ पर कोई भी बल रेखा होकर नहीं गुजरेगी, केवल हमें फ्लक्स कहाँ से मिलेगा, यहाँ से S2 से मिलेगा। तो सममिति के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर एक समान प्राप्त होती है। अर्थात हम क्या करेंगे, फाई बराबर क्या लिख लेंगे यहाँ पर, ओनली ई डी ए कोस 0, मतलब कोस 0 का मान 1 हो जाएगा, अर्थात E/2D आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो E/2DA, इस DA का मतलब क्या होता है, इस DA का मतलब जो होता है DA का मतलब A हो जाता है, ओनली A, और A हम यहाँ पर जो ले रहे हैं वो क्षेत्रफल ले रहे हैं, एरिया ले रहे हैं, ठीक है। इस S2 का अगर मैं इसका समाकलन करूँ तो इसका समाकलन A आएगा। अब A है तो A का मतलब यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल है। अब ये S2 कहाँ का क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल है उस बेलन के चारों ओर का, उस बेलन के चारों ओर का क्षेत्रफल। तो बेलन के चारों ओर का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, उसका वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो उस A का मान यहाँ पे क्या रखा जाएगा, उस A का मान 2πRh रखा जाता है। बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है 2πRh होता है, लेकिन यहाँ पर h जो है उसकी ऊंचाई जो है बेलन की वो हमने तार की लंबाई के बराबर ली गई है, L ली गई है अर्थात, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगी। अब आगे बात करते हैं, हमने क्या कर लिया, फाई का मान यहाँ से एक कंडीशन, मतलब उसका जो मूल सिद्धांत है विद्युत फ्लक्स का, उस तरीके से निकाल लिया। पहला स्टेप यही था। अब स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप तो था आप गॉसियन बेलन की रचना करी, स्टेप नंबर 2 में फिर मूल सिद्धांत से विद्युत फ्लक्स निकाला। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश लैम्डा L होगा, अतः गाउस की प्रमेय का उपयोग करने पर। देखो यहाँ पर बोला गया है बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध जो आवेश है वो लैम्डा L होगा। इसका मतलब क्या है, आवेश लैम्डा L कैसे होगा, हमने कहा इसका रेखीय आवेश घनत्व जो है वो लैम्डा है, और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L होता है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q/L। अगर हमें यहाँ से Q का मान निकालना है तो ये L जो है इधर गुना में पहुंच जाएगा, लैम्डा L, इसलिए यहाँ पर लिखा गया बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश लैम्डा L होगा, अतः गाउस की प्रमेय का उपयोग करने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गाउस की प्रमेय के अकॉर्डिंग जो फाई होता है वो कितना होता है, फाई बराबर Q परिबद्ध का मतलब एक क्षेत्रफल जिसमें आवेश है, तो उसका मान रखते हैं ऊपर लैम्डा L और नीचे एप्सिलॉन 0। ये समीकरण नंबर 2 होगी। तो यहाँ से फाई निकाल लिया, समीकरण मतलब स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 भी हमने अप्लाई कर दिया, फाई का मान निकाल लिया। अब स्टेप नंबर 4 क्या था हमारा, कि इन दोनों की तुलना करते हैं। इन दोनों की तुलना करने का मतलब ये दोनों का मान बराबर रखते हैं। तो यहाँ से तो आया E/2πRL और यहाँ से आया लैम्डा L/एप्सिलॉन 0, ये आ गया। अभी क्या करेंगे, अभी देखो अब यहाँ पर L से L कट हो जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर है वो भी ऊपर है। बाकी हमें E का मान निकालना है, तो इसलिए ये 2πR जो है वो उसके अपोन में पहुंच जाएगा, इस साइड में ये पहुंच गया 1/2πR। 2πR को इधर लिख दिया है, एप्सिलॉन 0 को इसके साथ, मतलब ये जो बन जाएगा पूरा वो λ/2πR और एप्सिलॉन 0 बन जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस 2π मतलब 2π एप्सिलॉन 0 को एक साइड लिख देंगे और λ/R को एक साइड लिख देंगे, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पे किया। अब देखो अब क्या गया, अगर इसे एक फॉर्मूले के रूप में जनरेट करना है और हमें मतलब वैल्यू आसानी से प्राप्त करनी है, तो यहाँ अगर 1/4π एप्सिलॉन 0 आ जाए तो उसका मान हम सीधे रख सकते हैं 9 × 10⁹, हमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी होगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी। अगर नीचे 2 की गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, 2/2 से गुणा करने पर, मतलब 2 से ही गुणा और 2 से ही भाग करेंगे। यहाँ पर जब 2 से गुणा 2 से भाग होगी तो ऊपर तो 2 लैम्डा बन जाएगा, ऊपर कितना बन जाएगा 2 लैम्डा, और इधर ये नीचे वाला 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 4π लैम्डा, 4π एप्सिलॉन 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 2 λ/R, जिसे हम 2c λ/R, c यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है आप मतलब 1/4π एप्सिलॉन 0 को माना गया है, इसे k भी लिख सकते हैं हम, कांस्टेंट c से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। अभी आगे
अगर सदिश रूप में लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, ई बराबर 1/4πε0 2 लैम्डा अपॉन आर, और इंटू में क्या कर देते हैं आर वेक्टर, मतलब एकांक सदिश है ये। एकांक सदिश का मतलब होता है यूनिट वेक्टर और इसका परिमाण 1 हो, और अगर इसका परिमाण 1 है तो इससे गुणा करने पे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार मतलब जो उसका दूसरा रूप था इसे कांस्टेंट दिखा के वहाँ पे भी आर वेक्टर रख सकते हैं। अब ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर जो ई का मान है वो किस अकॉर्डिंग इस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है लैम्डा, मतलब पहले तो दूरी के साथ दिखाया गया है, आर के साथ तो प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r, और लैम्डा के साथ वो क्या है अनुक्रमानुपाती है, यानी कि समानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का हमेशा ही ग्राफ इस तरह से बनता है। देखो इस ग्राफ को समझिएगा, अगर मैं मान लिया ई का मान यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ऊपर से, ई का मान अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, ई का मान यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ई का मान इनवर्स प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घटेगी, अगर एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ई के मान को मैं घटाता जाता हूँ, जैसे मैं इसका मान घटा रहा हूँ ई का मान, तो आर का मान ऑटोमेटिक बढ़ेगा, अर्थात आर आगे की ओर चलेगा, अर्थात ग्राफ भी आगे की ओर चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई का मान अगर हम नीचे को घटा रहे हैं तो आर आगे को बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। तो इसका ग्राफ हमेशा इस तरह से गिरता हुआ नजर आता है। लेकिन उल्टा आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, अगर आर का मान घटा रहे हो मतलब आर को आप देखो 0 इधर होता है, 1 2 3 इधर को बढ़ता है मान, कोई भी 1 2 3 इधर को बढ़ता है मान ऊपर की ओर। अगर ये मान आप घटा देते हो यहाँ पे अब आर का मान आप घटा रहे हो तो ई का मान बढ़ेगा, यानी कि ग्राफ ऊपर को उठेगा ई की तरफ से। तो इसका ग्राफ फिर इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे भी इस तरह ग्राफ आएंगे। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो उसका ग्राफ हमेशा इस तरह से बनता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे दूसरे ग्राफ में दिखाया गया है लैम्डा के अनुक्रमानुपाती है ई। लैम्डा के अनुक्रमानुपाती का मतलब ये है कि जिस अकॉर्डिंग ई बदलेगा उसी अकॉर्डिंग बिल्कुल लैम्डा बदलेगा। अर्थात हम क्या कर रहे हैं, अगर ई के मान को बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा का मान भी बढ़ता है, मतलब ये बिल्कुल डायरेक्ट बीच में जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री कोण पे। अगर ई का मान बढ़ रहा है तो लैम्डा का मान भी बढ़ रहा है। इस कंडीशन में दोनों के मान एक साथ बढ़ रहे हैं, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। जब भी कोई कंडीशन समानुपाती की हो, दो राशि एक दूसरे के समानुपाती हो तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, अगर व्युत्क्रमानुपाती हो तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब नीचे लिखा हुआ है उपरोक्त ग्राफ की दूरी, उपरोक्त ग्राफ दूरी आर तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। उपरोक्त ग्राफ जो है वो दूरी तथा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये आज की डेरिवेशन यही थी कंप्लीट। मैं इसे एक बार और रिवाइज करता हूँ अच्छे से, मैनुअली तरीके से आपको समझा देता हूँ, तो आप यहाँ पे ध्यान दो। हाँ ये चित्र ले लेते हैं हम। अब देखो इसमें क्या लिया गया है, एक अनंत रेखीय आवेशित तार लिया गया है, हमने ले लिया इसमें एक अनंत रेखीय आवेशित तार, ये इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से आर दूरी पर एक बिंदु P लिया। अब इस P से होकर जाने वाला एक गॉसियन बेलन की इसके चारों ओर L लंबाई के गॉसियन बेलन की रचना की। ये पहला स्टेप है हमारा कि L लंबाई के गॉसियन बेलन की तार है तो बेलन की रचना करेंगे, बिंदु आवेश है तो गोले की रचना करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बेलन की रचना होगी, तो जब बेलन की रचना होगी तो आर दूरी पे बिंदु P लिया था यहाँ पर, ठीक है। उसके चारों ओर हमने गॉसियन बेलन की रचना भी कर ली। अब रचना हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जनरल तरीके से विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, मतलब एक जिसका मूल सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग इससे होकर गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। अब विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हमें फाई बराबर EDA का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, EDA कोस थीटा, अर्थात E चाहिए होगा और DA चाहिए होगा, ठीक है, और कोस थीटा चाहिए होगा। तो उसके लिए देखो इस बेलन को हम क्या करते हैं, तीन क्षेत्रफलों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, अर्थात एक तो ऊपर का वृत्त, ठीक है, ऊपर का वृत्त ये वाला वृत्तीय भाग, और एक इसके चारों तरफ का पृष्ठीय भाग, ठीक है, और एक नीचे का वृत्तीय भाग, इन तीनों से मिलकर बना हुआ मानते हैं। और उसके बाद इसे तो मान लेते हैं, फिर यहाँ पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, क्षेत्रफल अवयव, इस क्षेत्रफल को तो हम कंप्लीट को S1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं S2, और इसको मान लेते हैं S3, ठीक है। तो इन तीनों पे हम विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, उन्हें ऐड करते हैं कंप्लीट। अगर हमें कंप्लीट इस बॉडी से कंप्लीट मतलब बेलन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है तो
इसके लिए देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ देखा जाए तो जो डी है, यहाँ पे एक छोटा क्षेत्रफल अवयव लिया है डी ए, तो उसकी दिशा ऊपर की ओर है, ठीक है। लेकिन ई की दिशा हमेशा आगे की ओर ही होगी, एक तरफ ही मानेंगे। इधर को हमने ई प्रवाहित होता हुआ इसमें मान लिया है पहले से कि ई विद्युत क्षेत्र जो कार्य कर रहा है वो इस साइड को कार्य कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ई यहाँ पर हो गया, यहाँ भी ई हो गया, ई यहाँ पर हो गया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव जो है डी ए वो ऊपर की ओर है, यहाँ पर भी डी ए ऊपर की ओर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो डी ए है वो क्या है, उसी साइड में जिस साइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अर्थात यहाँ पर तो कोण 90 अंश है, यहाँ पर तो 90 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है 0 है, और यहाँ पर भी 90 अंश है, ठीक। अभी 90 अंश मान लिया हमने, तो हमने क्या किया, यहाँ इसे S1 मानना है, इसे S2 मानना है, इसे S3 और इसे S1 S2 S3 इन्हें हमने मान लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन तीनों पर विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। देखो अभी क्या करें, यहाँ पे थीटा का मान कितना रख देंगे 90 अंश, यहाँ पर थीटा का मान 0, यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री, तो ये दोनों मान तो 0 हो जाएंगे। हमें कुल विद्युत फ्लक्स जो मिलेगा जनरल सिद्धांत, मतलब जनरल जो इसका सिद्धांत है विद्युत फ्लक्स निकालने का, उसके अकॉर्डिंग वो हमें यहाँ से मान निकलेगा, फाई बराबर ई एस टू डी ए। अब ये जो डी ए है, डी ए का अगर मैं समाकलन करूँ तो ए आएगा। अब ए का मान क्या रखा जाएगा, ये जो मतलब क्षेत्रफल था, ये अल्पावयव क्षेत्रफल कहाँ का था, ये अल्पावयव क्षेत्रफल जो था उसके वक्र पृष्ठ का था, तो ए का मान उसके वक्र पृष्ठ ही रखा जाएगा। और वक्र पृष्ठ क्या है, किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, वो होता है उसका उस वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। लेकिन वहाँ पर h का मान हमने क्या ले लिया है, इसकी लंबाई ले ली है l, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2πr/l रख देंगे। समीकरण नंबर 1 मिल गई है, हमने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करते हैं हम, मतलब उसके परिबद्ध आवेश λl, उसके द्वारा गाउस की प्रमेय का उपयोग करते हैं और तब हम फ्लक्स निकालते हैं। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, Q/ε0। और Q का मान देखा जाए तो अगर हमने रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा मान लिया है, तो उस फॉर्मूले से लैम्डा बराबर कितना होता है, Q/L होता है। तो इसका मान Q का कितना आ जाएगा, λl, वो मान रख दिया अपॉन ε0, तो वहां से निकल गया फाई का मान। अब चौथा स्टेप क्या होता है, इन दोनों को बराबर रखते हैं, ई 2πr बराबर λl ε0। उसके बाद क्या करेंगे, λl से L से L को कट कर देंगे, और जो 2πr बचेगा उसे नीचे ले जाएंगे। 2πr, r को एक साइड करा, एप्सिलॉन को 2π के पास रखेंगे। फिर इसे एक फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 से नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 1/4πr/0 2 λ/r बन जाएगा, ठीक है। इसे हम c भी लिख सकते हैं। फिर इन दोनों के बीच में देखेंगे कि E जो है वो r के व्युत्क्रमानुपाती है और लैम्डा के समानुपाती है। तो व्युत्क्रमानुपाती का हमेशा इस तरह से ग्राफ बनता है नीचे की ओर, और समानुपाती का इस तरह से ग्राफ, उसे ग्राफ के जरिए प्रदर्शित कर देंगे, क्योंकि ग्राफ भी इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन में ऐड करके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत आवेशित तार के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए तथा यह r दूरी और उसके रेखीय आवेश घनत्व से किस प्रकार, मतलब उस पर किस प्रकार डिपेंड करता है, उसका ग्राफीय निरूपण भी कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन में ऐड हो गया आता है, तो तब आपको ये चीज करनी होती है, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके सब कुछ समझ आ चुका होगा। ये पहली डेरिवेशन थी इसकी, मतलब उपयोग नंबर 1 था, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके सारे उपयोग, तो ध्यान से समझना है अच्छे से। तो बस आज की वीडियो हम यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय। और हाँ, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप इन्फॉर्म करें, उस पर आप मुझे बोल लें, तो मैं आपको उस पर ही प्रोवाइड करा पाऊँगा PDF फाइल, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। इसी के साथ गुड बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।